महाराष्ट्र में कोरोना वायरस से निपटने के लिए उद्धव ठाकरे हुकूमत कोशिश कर रही है। रियासत में अब तक 11 मामले रोशनी में आ चुके हैं, जो हुकूमत के लिए तशवीश का बाइस है। वज़ीर आला उद्धव ठाकरे ने तमाम अजला के हुकाम से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की और तैयारियों का जायजा लिया। उधर कोरोना वायरस के बढ़ते असरात के पेश नज़र महाराष्ट्र असेंबली के इजलास की मुकर्ररा मुद्दत में कमी की गई है। महाराष्ट्र असेंबली का इजलास जो 20 मार्च को खत्म होने वाला था, अब 14 मार्च को ही खत्म हो जाएगा। इस सिलसिले में असेंबली में करारदाद पेश कर दी गई है। कोरोना वायरस का खौफ इस कदर तारी हो चुका है कि सियासी पार्टियां भी अब भीड़ जुटाने से खौफ खाने लगी है। यही वजह है कि एनसीपी कोरोना वायरस के चलते आइंदा दिनों में पार्टी मीटिंग, रैली नहीं करेगी। शरद पवार की सरबराही में हुई मीटिंग में यह फैसला लिया गया। स्थिति में राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के मंत्री और विधायकों की बैठक हुई, जिसमें कोरोना को लेकर मंत्री महोदय ने जानकारी दी और कहीं न कहीं उससे बचाव के लिए पार्टी ने निर्णय लिया है कि पार्टी आने वाले दिनों में किसी भी प्रकार की पब्लिक मीटिंग, कार्यकर्ताओं का सम्मेलन या भीड़ जुटे इस तरह का किसी भी कार्यक्रम का आयोजन नहीं करेगी, जब तक उससे पूरी तरह से छुटकारा नहीं मिल जाता। शनिचर को विधानसभा खत्म होने वाली है, उसके बाद सभी विधायक अपने अपने क्षेत्र में जाएंगे। इसको लेके जो भी बचाव जिस तरह से किया जा सकता है उसकी जानकारी जनता को देंगे और साथ ही साथ भीड़ न जुटा के लोगों के बीच में जाके कार्यकर्ता इसकी जानकारी दें। इस तरह का निर्णय कल पार्टी की बैठक में हुआ है। कांग्रेस के सीनियर लीडर पृथ्वीराज चौहान ने असेंबली में आज ईरान और रोम में फंसे हुए हिंदुस्तानी लोगों का मामला उठाया। इस ज़मीन में पृथ्वीराज चौहान से बात की हमारे नुमाइंदे वसीम अंसारी ने। की वजह से कई भारतीय आज भी विदेशों में फंसे हुए हैं। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए पूर्व मुख्यमंत्री पृथ्वीराज जी है। सर, आपने सरकार का ध्यान रखते कितने भारतीय जो फंसे, अब उनकी कंडीशन क्या है? देखिए, मैं जो जानता हूँ, पहले तो मैंने जैसे कहा था कि हमारी सतारा के एक अश्विनी पाटिल वुहान में फंसी थी, वो आ गई है। अब तेहरान में करीब 400-500 लोग फंसे हैं। उसमें से 250-300-400 लोग तो कश्मीरी विद्यार्थी है। लेकिन मैं जो स्वयं जानता हूँ, 44 लोगों का एक टूरिज़्म करने के लिए जो ग्रुप गया था, रिलीजियस टूरिज़्म के लिए ईरान और इराक तीर्थ यात्रा के लिए गया था, उस ग्रुप से मैं संपर्क में हूँ। वो लोग भी तेहरान में फंसे हुए हैं और साथ ही में कुछ केरला के फिशरमैन भी हैं। उसमें से एक खेप तेहरान से कुछ 70-80 लोगों की खेप वापस आ चुकी है। बाकी लोगों की जांच हो रही है और जब वो कोरोना से फ्री होंगे तभी उनको वापस लाया जाएगा। फिर इंडिया में लाने के बाद क्वारंटीन में रखा जाएगा। लेकिन आज जो मैंने मामला उठाया वो इटली का मामला है। रोम में 102 भारतीय छात्र फंसे पड़े हैं। वो अपने देश वापस आने के लिए उन्होंने टिकट खरीदा था और साथ ही में वो जब जहाज़ पकड़ने हवाई अड्डे पहुँचे तब सारी की सारी फ्लाइट्स बंद कर दी थी। तो वो सब लोग 102 विद्यार्थी जिनकी मेरे पास सूची है, उसमें से कुछ मुंबई के लोग हैं, वो सारे लोग आज रोम हवाई अड्डे पे फंसे हुए हैं। मैंने भारतीय परराष्ट्र मंत्रालय से भी संपर्क किया है, रोम एम्बेसी से संपर्क किया है। रोम एम्बेसी कोशिश कर रही है। मुझे जो जानकारी दी गई कि आज रात को भारत एक मेडिकल टीम रोम भेजेगा और वो टीम जाके खुद जांच करेगी सभी भारतीयों की, और जो कोरोना मुक्त होंगे उनको लाने की फिर कोशिश की जाएगी। अमरावती जिले में कोरोना वायरस से निपटने के लिए इंतजामिया पूरी तरह तैयार है। ताहम जिले की आवाम से अपील है कि वो किसी भी तरह की अफवाहों पर तवज्जो न दें। ये मालूमात अमरावती जिला कलेक्टर शैलेश नवाल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में दी। नवाल ने कहा कि किसी भी शख्स को कोरोना के अलामात महसूस होते हैं तो जिला सरकारी अस्पताल एयरबेन से रुजू करे। नवाल ने आवाम से अपील की कि कोरोना वायरस से बचने के लिए जो एहतियाती तदाबीर बताई जा रही हैं उस पर अमल करें। नागपुर में और पुणे उधर है, तो स्क्रीन होके ही जब पास लोग हमारे पास आते तो हमारे पास चांसेस वैसे भी बहुत कम है। बट फिर भी कोई यहाँ से बाहर जाए या फिर सामाजिक
सोशल अवेअरनेस के लिए, ओव्हर अवेअरनेस भी नहीं, अवेअरनेस के लिए की काय गोष्टी करावे काय करू नये, हे सगळे पण सांगा। और फिर मैं बोलता हूँ कोई भी प्राइवेट में तो इसके लिए जाने की जरूरत ही नहीं है। आप हमें इन्फॉर्म कर दें कि ऐसा आपको लगता है, देन वी विल टेक केयर ऑफ दोस थिंग्स। मुल्क में कोरोना वायरस के बढ़ते दायरे का असर मुल्क की इक्तिसादी राजधानी मुंबई के कारोबार पर भी देखा जा रहा है। एक जानिब जहां शेयर बाजार में गिरावट दर्ज की गई है, वहीं छोटे मोटे कारोबारियों और होलसेल कारोबार मुतासिर हो रहा है। हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन ने मुंबई के एक मसरूफ मार्केट का जायजा लिया और कारोबारियों से बात की। में कोरोना वायरस दाखिल हो चुका है और इसके मरीज भी जो है वो अब पाए जाने लगे हैं और इसी के साथ साथ इसका असर धंधे कारोबार पर भी पड़ने लगा है। हम मौजूद हैं मुंबई के क्राफोर्ड मार्केट में, जो बहुत ही अहम मार्केट है, जो मरकजी मार्केट है और आप देख सकते हैं कि मतलब यहाँ पर जो है वो ग्राहकों की कमी है। पूरा के पूरा क्राफोर्ड मार्केट जो है वो खाली है और यहाँ पर जो है वो ग्राहकों की कमी है। वजह यही बताई जा रही है कि कोरोना वायरस की वजह से यहाँ पर लोग कम आ रहे हैं। चलिए हम कुछ लोगों से बात यहाँ पर करते हैं। सबसे पहले हम बता दें कि आम की नई नई फसल आ चुकी है और आम जो है वो मार्केट में आ चुका है। यहाँ पर लोग जो है वो खरीदारी के लिए आए हैं। आप यहाँ पर आम खरीदने के लिए आए हैं? हाँ, आम खरीदने आए हैं, डरते हुए आए हैं कोरोना वायरस से। तो आप बताइए कि आप जो है आम की नई फसल आई है, आप बेच रहे हैं, धंधा कैसा है आपका? धंधा बहुत स्लो है, बहुत कम है। ये कोरोना वायरस की वजह से डर डर के पब्लिक यहाँ आते हैं और इस वजह से थोड़ा ग्राहक पानी भी बहुत कम स्लो चल रहा है। एक बात ये बताइए कि आप भी आराम से दुकान में बैठे हुए हैं, ये वक्त होता था ग्राहकी का, लेकिन ग्राहकी नहीं। अभी तो फिलहाल गिराई नहीं, पूरा मार्केट में तो खाली पड़ा हुआ है, अभी कुछ गिराई नहीं। पहले ऐसा मतलब जो कस्टमर था वो पब्लिक मार्केट में नहीं आता, किसके पास पैसा ही बचा नहीं, इसके लिए तो कोई आता ही नहीं खरीदी करने के लिए। अभी क्या वजह है, अभी क्यों नहीं आ रहे हैं, वजह क्या है? अभी ये तो कोरोना वायरस का ही प्रॉब्लम है और पब्लिक के पास पैसा भी नहीं, इसके लिए मार्केट में कोई तो खरीदी करने के कह रहे हैं कि कोरोना वायरस ने भी आपके धंधे को कहीं ना कहीं अफेक्टेड किया है। हाँ। नाज़रीन, रुख करते हैं राज्यसभा का। और पुलिस का ध्यान, प्रशासन का ध्यान पूरा पुनर्वसन के लिए उनकी फिर से अपने अपनी जगह पे अच्छे से बसाने के लिए और उनकी इलाज के लिए और दंगाइयों को पकड़ने के लिए रहे, इसीलिए हमने समय मांगा था। मान्यवर, दूसरा बड़ा सवाल जो मैं एक एक सदस्य के नाम से कोई जवाब नहीं दे रहा हूं, मगर जो मीन निकल कर आया है, मैंने सब लिखा है, जो मीन निकल कर आया है इसका कह रहा हूं। उन्होंने कहा रायट्स, सब सदस्यों ने चिंता व्यक्त की कि रायट्स हुए उसके बाद में और रायट्स हो रहे थे उस वक्त रोकने के लिए क्या किया गया, और जिन्होंने रायट किए हैं कहीं इसको कोई आइडियोलॉजी के आधार पर, पार्टी के आधार पर सील तो नहीं किया जाएगा, कहीं निर्दोषों को फंसाने का कार्यक्रम नहीं होगा, कहीं जो अपने पराये के साथ कोई जांच तो नहीं होगी। इस प्रकार की भी शंका आशंकाएं सदस्यों की ओर से हुई है। मैं सबसे पहले मान्यवर, जो अब तक कार्यवाही हुई है वो सदन के सारे सदस्यों के ध्यान पर रखना चाहता हूं। मान्यवर, दंगों के उपरांत अब तक 700 से ज्यादा एफआईआर रजिस्टर कर दी गई है और जिसने भी एफआईआर दिया है उसकी एफआईआर रजिस्टर करने में पुलिस ने कभी भी ना नहीं की है। एक बात, कपिल सिब्बल जी ने एफआईआर नंबर 80 का मामला उठाया, बहुत सारे थाने हैं, कौन सी 80 नंबर की एफआईआर, मैं इसको ध्यान से देखकर व्यक्तिगत रूप से सिब्बल साहब को फोन जरूर कर दूंगा। परंतु कई एफआईआर में इस प्रकार के मामले हुए कि एक एफआईआर रजिस्टर हो गई, दफाएं ठीक है, मगर दूसरा दिखने वाला भी एफआईआर लगाने आता है तो उसका स्टेटमेंट लिया जाता है और साथ में अटैच किया जाता है, क्योंकि एक गुना पर जब एफआईआर रजिस्टर हो चुकी है, दफाएं भी जो उनकी अलग कंप्लेन आई है इससे मैच करती है, मानो 302 लगती है तो 302 ऑलरेडी लग चुकी है, तब एक अलग एफआईआर नहीं कर सकते क्योंकि गुना एक ही है, मगर उनके स्टेटमेंट को एफआईआर के काम के लिए, जांच के काम के लिए रिकॉर्ड पर लेने की प्रक्रिया हो रही है और इसके लिए स्पेशल पब्लिक प्रोसिक्यूटर भी हमने 12 के 12 थाने के तय कर दिए हैं जिनकी एडवाइस पर पुलिस काम कर रही है।
तो 700 से अधिक प्राथमिकी दर्ज करने का काम पुलिस ने समाप्त कर दिया है और बहुत तेजी से कार्यवाही मान्यवर की है। कुल हिरासत और गिरफ्तारी मिलकर 2647 लोगों को हिरासत में लिया गया और गिरफ्तार किया गया। मान्यवर, गिरफ्तारियां जो हो रही है वो बिल्कुल साइंटिफिक तरीके से एविडेंस के आधार पर हम कर रहे हैं। हमने दंगे समाप्त होने के दूसरे ही दिन एक एडवर्टाइज दी थी, आम जनता को दी थी, और पुलिस आयुक्त ने सभी मीडिया हाउस को फोन कर रिक्वेस्ट की थी कि जिसके पास दंगे का कोई भी वीडियो फुटेज हो, किसी भी प्रकार का क्लिपिंग हो, तो कृपया ये ईमेल एड्रेस पर आप भेज दीजिए, इस व्हाट्सएप पर भेज दीजिए, और आइदर और साइड से, समाज सेवियों की ओर से, मीडिया कर्मियों की ओर से, जनता की ओर से और जनता के सभी वर्गों की ओर से लगभग ढेर सारे फुटेज हमारे पास उपलब्ध है, जिसका हम डिटेल स्क्रूटनी कर रहे हैं। 25 कंप्यूटर के अंदर इनकी स्क्रूटनी की जांच दिल्ली पुलिस के हेडक्वार्टर पर हो रही है। तो इससे एक बहुत बड़ा साइंटिफिक एविडेंस हमें मिल रहा है। और मैंने जैसे पहले कल कहा था, ओबरायन साहब ने एक थोड़ी आपत्ति भी दर्ज की कि भाई फेस आइडेंटिफिकेशन के आप जो सॉफ्टवेयर का उपयोग कर रहे हो, इसमें निजता का भंग हो रहा है। मान्यवर, निजता के भंग का मैं बहुत दिल्ली रॉयट्स को लेकर के वज़ीर दाखिला अमित शाह आज राज्यसभा में जवाब दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं। मुंबई से मुत्तसिल होने के सबब थाने शहर की आबादी में बरक़ रफ्तारी से इजाफा हुआ है, जिसके सबब यहां की म्युनिसिपल कॉरपोरेशन को भी अपने बजट में इजाफा करना पड़ा। इमसाल 3800 करोड़ के करीब का बजट पेश किया गया, जिसमें शहर की तरक्की के अलावा थाने म्युनिसिपल कॉरपोरेशन के सबसे बड़ी मुस्लिम आबादी वाले इलाके मुंब्रा का भी खासा ध्यान रखा गया। बजट में मुंब्रा में पानी, सड़क, रास्ते के अलावा हज हाउस की इमारत की तामीर के लिए 3 करोड़, ज़ेर तामीर अस्पताल के लिए 9 करोड़ और थाने भर के कब्रिस्तानों की मरम्मत और तज़ीनकारी के लिए 12 करोड़ की रकम मुख्तस की गई है। बहुजन क्रांति मोर्चे की जानिब से औरंगाबाद के कलेक्टर ऑफिस के रूबरू CAA और NRC के खिलाफ एहतजाजी मुजाहरा किया गया। इस मुजाहरे में दलित, मुस्लिम, OBC, कबायली और अक़लियतों ने शिरकत की। मुस्लिम अवामी कमेटी ने भी इस मुजाहरे की हिमायत की। इस मौके पर मुजाहिरीन ने DNA की बुनियाद पर NRC करने का मुतालबा किया और शहरी तरमीमी कानून को मनसूख करने का मुतालबा किया। मुस्लिम अवामी कमेटी के सदर इलियास किरमानी ने CAA कानून को नफरत की सियासत से ताबीर किया। जो NPR, CAA और NRC जो काला कायदा है, इस कायदे के खिलाफ में सब लोग रास्ते पे आए और हमारा ऐसा कहना है कि जो भटके मुक्त जो आदिवासी के लोग एक गांव के अंदर 3 दिन से ज़्यादा रहना नहीं, उसने मुसाफिरी लिखना ऐसा काला कायदा था। 1871 का जो गुनहगार एक्ट है उसके अंदर ये सब लिखा है। ये कायदे से भटके मुक्त आदिवासी इसके बड़ी हो गए हैं और ये बोलते हैं कि 1971 पूर्वीचे पुरावे आना, 51 से आना, ये जो पुरावे भटके मुक्त आदिवासी माइनॉरिटी लोग दे नहीं सकते। तो हमारी सरकार से एक मांग है, CAA, NRC ये काला कायदा रद्द करना चाहिए, ये हमारी मांग है। ये जो कानून बना है NRC, CAA, NPR, ये जो है सारे मुल्क में एक दूसरे के खिलाफ अफरा तफरी का माहौल होना, हिंदू मुसलमान होना, ये ख़ास तौर पे बनाया गया ताकि इस मुल्क में हम एक दूसरे से लड़ते रहें। महाराष्ट्र में 1 अप्रैल से NPR नाफिज होने जा रहा है। कई अफराद अपने दस्तावेजात को यकजा करने की फिक्र में दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और परेशानियां उठा रहे हैं। लेकिन मुंबई के कर्ला में कृष्ण नगर एक ऐसा इलाका है जहां बसने वाले हजारों अफराद के पास सिरे से बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद ही नहीं है। पेश है मुंबई से हमारे नुमाइंदे मोहिउद्दीन की एक खास रिपोर्ट। बानू बी मुंबई के कुर्ला कुरैश नगर इलाके में गुज़िश्ता 30 साल से ज्यादा अरसे से रहाइश पजीर हैं। बानू बी UP की हैं। शादी के बाद मुंबई आ गई थीं और उनकी आधी जिंदगी इसी इलाके में गुजर गई। बानू बी के पास बर्थ सर्टिफिकेट मौजूद नहीं है। उनका कहना है कि उनकी पैदाइश घर में हुई और उन्होंने स्कूल का मुंह तक नहीं देखा। घर में पैदा हुए, मुल्क में, हमारे माँ बाप को भी इतना
पढ़े लिखे नहीं थे, हमको भी स्कूल कुछ भी नहीं थी, गाड़ी वाड़ी कुछ नहीं थी। जब अभी घर में पैदा हुए और माँ बाप को अभी इतना मालूम नहीं था, उनको सर्टिफिकेट जब बनती भी नहीं थी, दवाखाना ही नहीं था, तो जब सर्टिफिकेट कहाँ से लाएंगे? है ही नहीं अभी हमारे पास सर्टिफिकेट, ना स्कूल है गाँव में, स्कूल का भी सर्टिफिकेट नहीं है। स्कूल में दाखिला ही नहीं हुआ तो स्कूल का सर्टिफिकेट कहाँ मिलेगा? बानूबी की तरह इस इलाके में हजारों मर्द खवातीन हैं जिनकी पैदाइश घरों में हुई और उन्होंने बचपन में स्कूल का मुंह तक न देखा। इनकी लाख कोशिशों के बावजूद इन्हें बर्थ सर्टिफिकेट नहीं मिल पा रहा है। इनमें ज्यादा तादाद मुअम्मर खवातीन की है। हमारे पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, 70 साल की उम्र है। हला और आप मांगते लेके आओ तो कहाँ से लेके आएंगे? अभी हम पैदा हुए कि हमारे आगे हमको मालूम पड़ेगा। जब पैदा हुए वो दवाखाने में घर में पैदा, इसे कहाँ से लाने वाले? हला और तुम आप मांगते हैं तो आपके बाप दादा की सबकी है क्या जो हमारी मांग रहे हैं? कहाँ से लाएंगे ढूंढ के? हमारा पैदाइश है, हम हिंदुस्तान के, यहाँ के बम्बई की पैदाइश है। हाँ, उम्र है 60 साल की और गांव में पैदा हुए, उमर खेड़ में, उसका वो कोई है नहीं प्रूफ हमारे पास में। हाँ, तो अभी हम लोग क्या कर सकते? हम बचपने से मेहनत करते, भाजी बेचते, बच्चों को खिलाते पिलाते आए। अभी हम लोग कहाँ से लाएंगे बोलो? सर्टिफिकेट नहीं है ना, घर में पैदा हो तो कहाँ से लाएंगे? जब ये सब कानून नहीं था ना, अब ये तुमने एनआरसी बनारसी क्या क्या कर रहे हमको। मुंबई के कुर्ला ईस्ट में वाक़ कुरैश नगर घनी आबादी वाला इलाका है। इस इलाके की आबादी 5 लाख के करीब है। घनी आबादी, छोटे मकानात, तंग व तारीक गलियां और गुर्बत में जिंदगी गुजारने वाले अफराद अब एनआरसी और एनपीआर से परेशान हैं। मेरी शादी कम से कम 45 या 47 हो गए होंगे और मेरी पैदाइश पूना की है। हमारी वहाँ पे घर में पैदा हुए, हमारे पास कोई बर्थ सर्टिफिकेट नहीं। और वो टाइम का माहौल ऐसा था कि कोई मांगता ही नहीं था, बर्थ सर्टिफिकेट कोई मांगता ही नहीं था। स्कूल में गए तो कान तक हाथ ले जाओ, कान पे हाथ आ गया तो स्कूल में बैठो वरना अगले साल आओ। कभी ज़रूरत नहीं पड़ी, स्कूल से निकले तब भी नहीं पड़ी, ना शादी में पड़ी, ना हमारे बच्चे हुए तो पड़ी। और अब ये निकाले एनआरसी के, इसमें एनआरसी में हमारे पास देखो जो है राशन कार्ड, आधार कार्ड, पैन कार्ड, ये सब चीज़ें। ये तो कभी सवाल ही नहीं उठा कि हमको बर्थ सर्टिफिकेट चाहिए। इस इलाके में 5 लाख से भी ज़्यादा आबादी है, घनी आबादी वाला इलाका है ये। और आप देख रहे हैं जितनी भी लेडीज़ मेरे पीछे खड़ी है, ये तो कुछ लेडीज़ है। हर घर में ऐसे कई लोग मौजूद हैं जिनके पास अपना बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है, क्योंकि इनकी पैदाइश घर में हुई है और उस वक्त हुई है जब बर्थ सर्टिफिकेट का वजूद ही नहीं था, जब स्कूलों में भी बर्थ सर्टिफिकेट पूछा नहीं जाता था। इवन जब इंसान वोट डालने जाता है तब भी बर्थ सर्टिफिकेट नहीं पूछा गया। लेकिन आज गवर्नमेंट बर्थ सर्टिफिकेट मांग रही है, तो बताइए ये लाखों लोग कहाँ जाएंगे? ये कहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट लेकर आएंगे? किसी का बर्थ सर्टिफिकेट, किसी के डॉक्यूमेंट सैलाब में बह गए, किसी के पेरेंट्स अब इस दुनिया में नहीं है, पूरा इलाका गांव जो है वो शहर में बदल गए। अब ना वो ग्राम पंचायत है, ना वो सोसाइटी है, ना वो चीज़ें हैं वहाँ पर। तो ये लोग कहाँ से अपना बर्थ सर्टिफिकेट ला कर देंगे? 1 तारीख से महाराष्ट्र में एनपीआर का अमल शुरू होने वाला है, लेकिन मुंबई और महाराष्ट्र के ऐसे कई इलाके हैं जहाँ पर रहने वालों के पास बुनियादी डॉक्यूमेंट्स नहीं हैं, बुनियादी सर्टिफिकेट नहीं है। मुंबई का कुरैश नगर का इलाका वो इलाका है जहाँ पर हज़ारों की तादाद में मर्द ख्वातीन ऐसे हैं जिनके पास बर्थ सर्टिफिकेट नहीं है। अब देखना यह है कि एनपीआर और एनआरसी की प्रक्रिया में, इसके अमल में जो है वो इनके साथ क्या सलूक होता है और हुकूमत ने कुछ राहत पहुँचा पाती है कि नहीं। कैमरा पर्सन राजमणि पिल्ले के साथ मुहिउद्दीन, न्यूज़ 18 मुंबई। महाराष्ट्र की महाविकास अघाड़ी में शामिल एनसीपी ने एनपीआर पर एक बार फिर कहा है कि साल 2010 के ही मुताबिक महाराष्ट्र में एनपीआर का इतलाक होगा। एनसीपी लीडर नवाब मलिक ने एक बार फिर दोहराया है कि महाराष्ट्र में 2020 के मुताबिक एनपीआर नहीं होने दिया जाएगा। ये अध्यक्ष आदरणीय पवार साहब की उपस्थिति में पार्टी के सभी मंत्री विधायकों की बैठक हुई। उस पे एनपीआर को लेके हमारी लोकसभा की सदस्य वंदना चौहान जी ने पूरी तरह से प्रेजेंटेशन किया और जिस तरह के सवाल एनपीआर में रखे गए उससे पार्टी सहमत नहीं है। मुझे कैबिनेट की 6 सदस्यीय समिति का सदस्य बनाया गया है। निश्चित रूप से जो पार्टी की भूमिका है उसी तरह से हम समिति में चर्चा करेंगे। जो आज फॉर्म में एनपीआर है उसे हम महाराष्ट्र में नहीं लागू होने देंगे।
सदस्य के नाते हम रिपोर्ट तैयार करेंगे, कैबिनेट के सामने रखेंगे और जल्द ही सरकार MPR को लेकर निर्णय लेगी, लेकिन 2020 के फॉर्मेट में उसे हम नहीं लागू करेंगे। ये पार्टी की भूमिका है। आकुला में मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी की जानिब से नगीना मस्जिद में एक अनोखा प्रोग्राम मुनक्किद हुआ, जिसमें तमाम मसालिक और मकतब फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। इस प्रोग्राम में उलमा किराम ने इल्मी, फ़िक्री और फ़िक़ही मसाइल पर बात रखी। फ़िक़ही मसाइल और मसालिक के नाम पर अक्सर उलमाए किराम के दरमियान मनाज़रे देखने को मिलते हैं, जिसमें इज्तिहाद या इत्तिहाद कम और इंतिशार का पहलू ज्यादा नुमाया रहा है। तहम महाराष्ट्र के अकोला में उलमा के दरमियान अलग ही मामला देखने को मिला। मजलिस उलमा तहरीक इस्लामी के बैनर तले तकरीबन तमाम मकतब फ़िक्र के उलमा ने न सिर्फ एक दूसरे का वालेहाना इस्तकबाल किया, बल्कि दीनी एतबार से पाए जाने वाले मसाइल को इल्मी अंदाज में पेश करने की कोशिश की। अलग अलग इलाकों से तशरीफ लाए उलमाए किराम ने मुख्तलिफ उन्वानात पर मकाले पेश किए। मौजूदा वक्त में मुसलमानों को दरपेश चैलेंजेस और उनका दीनी एतबार से क्या हल हो सकता है, इस पर भी रोशनी डाली गई। इस इल्मी, फिक्री और फ़िक़ही मुज़ाकिरे में उलमाए किराम की जानिब से मुस्बित और वाज़े अंदाज में राय पेश किए जाने के तरीक़े को सभी ने कबूल किया। आज का जो सेमिनार रहा है, ख़ास तौर से इसी के पेश नज़र मुनक़्क़िद किया गया कि फ़िक़ह इस्लामी का तफ़व्वुक़ दूसरे क़वानीन पर या मौजूदा क़वानीन पर, इसका जो ख़ास मौजू था। और अल्हम्दुलिल्लाह 13 मकालात इस सिलसिले में पेश हुए हैं। बहुत अहम अनामीन पर मकाले पेश हुए हैं। नगीना मस्जिद में मुनक़्क़िदा इस प्रोग्राम में तबलीगी जमात, वहदत इस्लामी, जमियत अहले हदीस और जमात इस्लामी हिंद के अलावा मुख्तलिफ जमातों और मसालिक के उलमा ने शिरकत की। शुरका ने तमाम जमातों को इस तरह की मज़ीद मजालिस का इनेकाद करने की अपील की। न्यूज़ 18 उर्दू के लिए अकोला से रिजवान खान की रिपोर्ट।